बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसे समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कह रहे हैं कि थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल्स आर ए बी और सी। ए बी सी जो ट्राइंगल है उसके क्या जी वर्टिसेस हैं, और ये उन्होंने ना ए बी सी जो वर्टेक्स है उनकी वैल्यूज दी हुई हैं। फिर वो कह रहे हैं शो डैट, ये चीज आपने शो करनी है, जो ए बी सी है इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल बन रही है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, यानी कि इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा 45। तो ये वाला एंगल 45 डिग्री बन जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये ऊपर वाला भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो हम ऐसे करेंगे कि एक तो ये जो एंगल है ना ये इस जगह पर जो बन रहा होगा उसे मालूम कर लेंगे, और दूसरे नंबर पर हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है ये नीचे वाली साइड का और ये जो ऊपर वाली साइड है, यानी कि बेस और जो परपेंडिकुलर है इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर तो वो जीरो के बराबर आ गया तो फिर हम कहेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और बाकी बाद में ना ये वाला मजीद तसल्ली के लिए ना ये एंगल भी मालूम कर लेंगे। तो ये हमारे पास ना 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है 45 हो, अगर ये 60 हो तो ये 30 हो जाएगा। तो एक तो हमने ना बाकी ये जो एंगल है ना वो भी फाइंड करना है। एक तो ये 90 डिग्री प्रूव करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और बाकी इसके जो दो एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं हमने। तो वो उनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। 60 होगा तो वो 30 होगा, अगर 45 है तो फिर दोनों 45 होंगे, क्योंकि ट्राइंगल का जो सम है ना वो 180 के इक्वल होता है। तो अब ये हमने ना ऐसे करते हैं, पहले ए बी फाइंड करते हैं, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर ए सी फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर हम ए कह लेते हैं, ये वाली जगह बी के बराबर है, ऊपर वाली जगह सी के बराबर है। एक बार हम ए बी फाइंड कर लेंगे, फिर हमने ना फाइंड करना है बी सी। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो ये बी सी होगा। फिर एक ये फाइंड करेंगे ए से सी की तरफ। ये तीन जो क्या लें कि साइड्स है ना इनको हमने फाइंड करना है। तो ये ए बी लिखा है तो इसको फिर इससे इस तरह लिखेंगे बी माइनस ए। ये उल्टा लिखा जाता है, ए बी लिखा हो ना तो फिर लिखा जाता है बी माइनस ए। तो ये जो बी की वैल्यू इधर लिख ली, फिर माइनस, फिर ए की वैल्यू लिख ली। अब इसके अंदर आपने माइनस करना है, यानी कि 3 में से 0 को निकालना है, फिर आई लिख देना, 1 में से इस -1 को निकालना है, इधर जे लिख लेना, और फिर 4 में से ये जो -2 है इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना और इधर के लिख लेना। तो ये हमारे पास ना ए बी आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है बी सी फाइंड करना है। तो ये सी की वैल्यू होगी ये माइनस बी की वैल्यू। 5 में से 3 निकाल दो, 7 में से 1 निकाल दो, 1 में से 4 आपने माइनस करने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमने ए बी भी निकाल लिया, बी सी भी। अब हमने क्या निकालना है ए सी। तो इस साइड पर ना उन्होंने ए सी की वैल्यू निकाली होगी, तो ये ट्राइंगल बनाई हुई है। तो ये ए सी की वैल्यू जो है ना ये इन्होंने फाइंड निकाल ली है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल शो करने के लिए ना इस तरह इन्होंने नाम दिया हुआ है ए बी सी। तो ये जो एंगल है ना ये भी हमने मालूम करना है, जो एंगल बी है ना उसको भी हमने मालूम करना है। ये हमारे पास ना ए सी आ गया। ए सी को भी इसी तरह सी माइनस ए करेंगे, ये सी की वैल्यू ये ए की वैल्यू, इसी तरह ना इसको आपने माइनस करते जाना है। तो ये हमारे पास ए सी का आंसर आ जाएगा। अब ये देखें ना ये जो नीचे है ना साइड, ये वाली साइड का नाम क्या है ए बी, और जो नीचे से ऊपर की तरफ साइड जा रही है इसका नाम है बी सी। तो हमने ना ए बी और बी सी का डॉट प्रोडक्ट लेना है। ये ए बी की वैल्यू है, ये बी सी की वैल्यू, इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाले जो यूनिट वेक्टर है उसने आई के साथ मल्टीप्लाई होना है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये देखें ये सेम इसी तरह लिखे हैं। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 0। जब आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों वेक्टर जो हैं ये क्या है परपेंडिकुलर हैं। तो अब हम ये कहेंगे दिस शो दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। जो ए बी है ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि एक इधर है और एक वेक्टर इस साइड पर है। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने ए बी और ए सी के दरमियान एंगल मालूम करना है। ए बी कौन सा है जी, नीचे वाली साइड को नाम दिया मैंने ए बी का, ये वाली साइड ए बी है। और यहाँ से इस साइड पर अगर हम आए तो ये वाली जो साइड है इसका नाम है ए सी। इसके दरमियान जो एंगल है ना ये हमने फाइंड करना है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए ना
हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो साइडों का होना जरूरी है। कौन सी, ए बी और ए सी। इसके ऊपर फिर हम ये फार्मूला लिख देंगे। ये जो लिखा हुआ ना काज अल्फा बराबर होता है ए बी डॉट ए सी डिवाइडेड बाई इन दोनों की मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ए बी की मैग्नीट्यूड और ए सी की मैग्नीट्यूड। तो ये भी हमने ना ऊपर ये फाइंड कर लेंगे ए बी और ए सी को। ये ए बी की वैल्यू लिखी, ये ए सी की वैल्यू लिखी, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 49। तो ऊपर क्या लिख देंगे 49। फिर ए बी जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे 7 आएगा, ए सी की भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो 98 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज ना नीचे लिख देनी है। अब इसकी हमने कटिंग करनी है, ऊपर 49 है, नीचे 7 है और इधर स्क्वायर रूट में 98 है। 7 वन जार 7 और 7 7 टाइम्स 49 होता है। तो ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे ये चीज आ जाएगी। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 0.707। तो ये काज अल्फा की वैल्यू है। तो काज अल्फा बराबर इसके 0.707, तो अल्फा बराबर हो जाएगा काज इनवर्स 0.707। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 45। तो ये हमारे पास ना दूसरा एंगल भी निकला है। तो तीसरे एंगल निकालने के लिए ना ये फार्मूला लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर हमारे पास है अल्फा का जवाब मसलन एक एंगल 45 है, दूसरा एंगल जो है ना वो 90 है। तो इनको नाम किस तरह दिए जाते हैं, इसको इस तरह लिखा जाता है, अगर इधर ए हो ना तो इसको नाम दिया जाता है अल्फा। अगर इधर बी पॉइंट हो तो ये वाला एंगल होता है बीटा। अगर सी पॉइंट हो तो इसको हम कहते हैं गैमा, यानी कि ये अल्फा बीटा गैमा इस तरह लिखा जाता है। जो बीटा वो 90 है, अल्फा 45 है, गैमा हमने ऐड फाइंड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे 135 आएगा, 135 दूसरी तरफ आकर -135 हो जाएगा, 180 में से 135 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था इसने सॉल्व होना था। तो ये मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास तीन वर्टिक्सेस हैं, यानी कि तीन उसकी कोने हैं। फिर इसको हमने राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है। तो हम फिर क्या करेंगे, तीनों साइडें पहले फाइंड कर लेंगे, फिर अगर हम ए बी और ए सी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अगर तो वो जीरो आ गया, जैसा कि इधर ये जीरो आया, तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर। फिर बाकी जो दो साइड्स है ना, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज वाली साइड, इन दोनों साइड्स के हमने क्या लेना है, डॉट लेना है इन दोनों वेक्टर्स का ना। ये जो हमारे पास वेक्टर है ए बी और ए सी वेक्टर, इनका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है और फिर इनका अलग अलग मैग्नीट्यूड लेनी है, उससे फिर डिवाइड करना है, ये काज वाला फार्मूला लगाना है, हमारे पास दूसरा एंगल आ जाएगा। एंड के ऊपर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 वाला फार्मूला अप्लाई करके गैमा की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह हमने इसको 90 डिग्री भी प्रूव कर दिया, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और बाकी दोनों साइड्स जो कि 45 45 के इक्वल आई है उनको भी फाइंड कर लिया। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 के वन पार्ट में अगर कोई मसला है तो बताएं। हाँ जी, इसमें कोई बात पूछनी है क्वेश्चन नंबर 6 के वन पार्ट में। नहीं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है वो ये लिखा है, अ वेक्टर आर इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक वेक्टर आर है ना, ये तमाम साइड से ना जो हमारे पास एक्सिस है एक जितना एंगल बन रहा है। यानी कि इसको अगर हम एक्स एक्सिस से देखें तो ये एंगल अल्फा बन रहा है, अगर इसको इस साइड से भी देखें ये सेम यानी कि एंगल के ऊपर है, और अगर हम इसको जी वाली साइड से भी देखेंगे ना तो ये एंगल सेम बन रहा है। तो इसका मतलब अल्फा बीटा और गैमा ये तीनों इक्वल है। तो ये इस तरह करके ना इन्होंने बनाए हुए हैं, यानी कि जिस साइड से मर्जी देखें जो एंगल है ना वो सेम एंगल के ऊपर ना ये वाला वेक्टर जो है ओ पी वेक्टर वो सेम है जो है ना एंगल के ऊपर है। तो इसको हमने प्रूव क्या करना है, वो कह रहे हैं अ वेक्टर आर इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें तो 5 के बराबर आता है। बताएं वो वेक्टर किसके बराबर होगा, यानी कि ओ पी किसके बराबर है, आर किसके बराबर है, ओ पी के बराबर है। इसको हमने ना फाइंड करना है। तो इसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, गिवन डेट आर इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या हम कह रहे हैं कि जो आर वेक्टर है ये इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि जो एंगल बन रहा है ना वो इक्वल बन रहा है, अल्फा बीटा और गैमा क्या होंगे, बराबर होंगे। और जो हमारे पास आर वेक्टर है वो ओपी के बराबर है।
और आर वेक्टर की क्या वैल्यू है, ये बराबर है जी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर, वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर, जेड इंटू के यूनिट वेक्टर। ये आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। ये हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है, और इसके ये जो पॉइंट है ना, 3 पॉइंट होंगे। पहले को एक्स का नाम देंगे, दूसरे को वाई को, और तीसरे को जेड का नाम दे देंगे। ये हमारे पास ना पी पॉइंट, क्योंकि ये हमारे पास 3D डायरेक्शन के अंदर है, इसके अंदर एक्स एक्सिस भी है, वाई भी है, जेड भी है, इस वजह से इसके 3 पॉइंट्स जो है ना वो ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। अच्छा, अब हमने ना वेक्टर मालूम करना। वेक्टर मालूम करने के लिए अ, हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये जिस तरह लिखा होता है ना, आर वेक्टर बराबर है काज अल्फा इंटू आई प्लस काज बीटा इंटू जे प्लस काज गैमा इंटू के भी बराबर होता है। यानी कि जिस तरह वो हम डायरेक्शन को साइन फाइंड करते थे, तो इस तरह ना इनको लिखा जा सकता है। यानी कि ये इसका फार्मूला। तो इस फार्मूले के मुताबिक ना हमने इसको फाइंड करना होता है, और साथ ना आर मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि ये हमारे पास आर वेक्टर किसके बराबर था, अगर इसको मैं यूं लिखूं, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के इक्वल था। और जो एक्स है ना, एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा आर काज अल्फा के, और वाई किसके बराबर आ जाएगा, आर काज अल्फा के, और जेड भी किसके बराबर आ जाएगा, आर काज अल्फा के, क्योंकि इसके अंदर बीटा और गैमा जो है ना वो भी अल्फा के बराबर थे, इस वजह से। तो ये हमने ना इसको लिख लिया। जो काज अल्फा हो तो एक्स बाई आर होता है, बीटा हो तो वाई बाई आर होता है, गैमा हो तो जेड बाई आर होता है, लेकिन सब में ना अल्फा 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 ही है। अच्छा, अब हम ना काद अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारे पास ना फार्मूला होता है एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। ये किसके बराबर है जी, 1 के बराबर होता है। ये हमारे पास फार्मूला। इसके अंदर हमने ना बीटा की जगह पर भी क्या लिख देना है, अल्फा लिख देना, और इस गैमा की जगह पर भी क्या लिख देना है, अल्फा। तो ये फिर 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स का स्केयर अल्फा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, फिर दोनों तरफ इसका स्केयर रूट लेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्केयर रूट 1 होता है, और नीचे जो 3 है इसके ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा। तो ये हमने ना वैल्यूज जो है ना ये फाइंड कर ली है, और हमें क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है आर वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है जी, 5 के बराबर है। अब इन तमाम वैल्यूज को हमने क्या करना है, काद अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब ये जो तमाम की तमाम वैल्यूज हैं ये हमने इस फार्मूले में पुट करनी है। आर वेक्टर बराबर है एक्स, एक्स की ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई स्केयर रूट 3 इंटू आई, फिर वाई की वैल्यू जे साथ आ जाएगा, जेड की वैल्यू और फिर साथ की आ जाएगा। इस तरह हम ये जो रिक्वायर्ड वेक्टर है इसको फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, इसमें कोई बात पूछनी है क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में? नहीं। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहे हैं इफ ए बी एंड सी आर वेक्टर्स, ए बी सी वेक्टर्स हैं सच दैट ए वेक्टर 2 के बराबर है, बी वेक्टर 5 के बराबर है, सी वेक्टर 4 के बराबर है, और इन तीनों वेक्टर्स को अगर हम सम करें ना तो वो 0 के भी बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हमने इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं जी, ये जो गिवन है इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, एक बार लिखा फिर डॉट लिखा फिर एक बार लिखा। इसकी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। अब इन्हें हमने ना मल्टीप्लाई करना है। मसलन जो शुरू में लिखा हुआ है ना ए को अगली तमाम टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ए को इस ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर बी को बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, फिर सी को सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। अब ये जो होता है ना ए डॉट ए, ये ए स्केयर के बराबर होता है। इसी तरह यहाँ पर बी डॉट बी है, ये बी स्केयर के बराबर हो जाएगा, सी डॉट सी ये सी स्केयर के बराबर हो जाएगा। तो अब इन तीनों को हमने शुरू में लिख लिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये हमने लिख लिया। अब ये जो लिखा है ना ए डॉट बी, तो इस जगह पर आगे भी लिखा हुआ है ए डॉट बी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स ए डॉट बी। फिर हमारे पास कुछ इस तरह से भी लिखा होगा जी, बी डॉट सी, इधर भी लिखा हुआ है बी डॉट सी, तो ये क्या होगा 2 टाइम्स बी डॉट सी। इसी तरह ये लिखा हुआ सी डॉट ए, इधर भी लिखा हुआ सी डॉट ए, ये 2 टाइम्स सी डॉट ए हो जाएगा। अब इन तीनों टर्म से ना हमने 2 को बाहर निकाल लिया, ये बन गया ए डॉट बी
प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब इसकी हमने वैल्यूज पुट करनी है। ये क्वेश्चन में दी हुई है। ए वेक्टर किसके बराबर है, उसकी मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 के, सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 4 के। ये इस जगह पर ये वैल्यूज जो दी हुई थी, ए 2 के, बी 5 के और सी 4 के बराबर है, ये वैल्यूज ना हमने इधर पुट की और इनके क्या किए जी, स्केयर ले लिए। 2 का स्केयर 4, 5 का स्केयर 25, 4 का स्केयर 16, इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 45। तो 45 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये वाली टर्म 7 इसी तरह आ जाएगी। तो इसी की हमने वैल्यू निकालनी थी। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, तो वो किसके बराबर आ गया, -45 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ गया। अच्छा, उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। वो कह रहा है फॉर एनी वेक्टर बी, हमारे पास कोई भी बी वेक्टर हो सकता है, हम अपने पास से लेंगे। प्रूव दैट कि जो बी वेक्टर है ना वो इस चीज के बराबर होगा कि बी डॉट आई, फिर आई यूनिट वेक्टर, फिर बी नहीं आर, जो आर वेक्टर को हम यूं लिख सकते हैं, आर इंटू आई वेक्टर यूनिट वेक्टर, फिर इसको आई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर आर इंटू आई, फिर जे यूनिट वेक्टर, आर इंटू के यूनिट वेक्टर। ये इस तरह, या इस जगह पर ना मुझे लगता है जे ना आना हो, तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया हुआ। तो ये हमने ना सबसे पहले आर वेक्टर ना अपनी मर्जी से ले लिया। हमने कहा जी आर वेक्टर इसके बराबर है, फिर आई, आर को आई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो इसके अंदर ना ये होता है कि जो आई डॉट आई है ना, ये बराबर होता है 1 के। बाकी आई डॉट जे करेंगे, ये 0 के बराबर होता है। फिर आई डॉट के अगर आप करते हैं तो वो भी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये जो पहली टर्म है, ये एक्स वाली, ये बच जाएगी और बाकी दो टर्म्स ना 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास इसको जब हमने मल्टीप्लाई करना ना, आई डॉट आई वो 1 के इक्वल होता है। फिर हमने इसको जब 1 लिखा, 1 ने एक्स से मल्टीप्लाई होना, तो एक्स आ जाना जवाब। तो इसका मतलब आर डॉट आई यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। फिर आपने ना आर डॉट जे वेक्टर लेना है, तो इसने फिर ये वाली रकम बचानी है, यानी कि ये यूं आ जाएगा वाई इंटू, आगे हम क्या लिखेंगे, जे डॉट जे। तो जे डॉट जे किसके बराबर होगा जी, 1 के बराबर होगा। बाकी ये 0 हो जाने, आई डॉट जे, जे के डॉट जे, इन्होंने ना 0 हो जाना। तो बाकी टर्म 0 हो जाएंगी, इधर कितना बचेगा, y बचेगा। तो फिर हम लिखेंगे जो y है ना वो बराबर है आर वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, इस चीज के बराबर है। इसी तरह आपने ना इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करना, आर डॉट के यूनिट वेक्टर। तो ये आर की वैल्यू लिखी, ये के यूनिट वेक्टर लिखा, इन दोनों ने 1 हो जाना है, जेड इंटू 1। और बाकी शुरू वाली टर्म्स जो है ना, आई डॉट के की वजह से 0, जे डॉट के की वजह से 0। और ये इसका आंसर कितना आ गया, जेड आ गया। अब ये हमने चीज लिख ली है। अब इधर बेशक आपने वैल्यूज पुट कर ले। तो हमारे पास आर वेक्टर किसके बराबर था, एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर, वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर, प्लस जेड इंटू के यूनिट वेक्टर। तो एक्स की जगह पर ये एक्स की वैल्यू पुट कर ली, वाई की जगह पर ये वाई की वैल्यू पुट कर ली, और जेड की जगह पर ये जेड की वैल्यू पुट कर ली। तो ये हमने ना चीज प्रूव कर दी है कि हमारे पास जो आर वेक्टर है ना इसके बराबर हमने प्रूव करना था। तो ये आर को देखें, ये किससे मल्टीप्लाई करना है, आर डॉट जे यूनिट वेक्टर, उधर आई लिखा हुआ है तो आई नहीं है, इस जगह पर क्या जे है। इसको आपने ठीक कर लेना है, ठीक है, इधर जे ही है। वो क्वेश्चन क्या है, जब हमने सॉल्व करने लगे थे ना, इस जगह पर गलती से इस जगह पर आई लिखा हुआ है, तो इधर क्या आना है, जे आना है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना ये सॉल्व हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर कोई बात पूछनी है तो बताएं। नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखा है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर, जो आर है इसका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है विद द वेक्टर। तो ये जो हमारे पास ना वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक ये वेक्टर दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, और एक ये वेक्टर दिया हुआ है। 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनके जो डॉट प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं जी। अगर आर का पहले वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो 0 आता है, इसका दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट लें 5 आता है, तीसरे के साथ लें तो 8 आता है। फाइंड अ वेक्टर आर, फिर आपने आर जो वेक्टर है ना वो फाइंड करना है। तो ये हमने ना आर वेक्टर लिख लिया जी, आर वेक्टर बराबर एक्स इंटू आई प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के। अब हमने क्या करना है, इनको उन्होंने बताया हुआ क्वेश्चन में
कि आर को अगर मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूं तो इसका आंसर कितना आता है जी, 0 आता है। तो जब ये मैंने आर लिखा और ये वेक्टर लिखा और जवाब इसका कितना लिख देना, 0 लिख देना। अच्छा, अब इसका हम आर वेक्टर को ना उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। आर वेक्टर इस चीज के बराबर है, दूसरा वेक्टर तो दिया हुआ है। अब आई ने आई के साथ मल्टीप्लाई होना है तो आई डॉट आई 1 होता है, और बाकी इसका कोफिशिएंट इधर 1 है। एक्स ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, वाई ने भी 1 से मल्टीप्लाई होना है, जेड ने जेड के साथ मल्टी, बल्कि इधर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखना है इन्होंने इस जगह पर। तो जेड ने मल्टीप्लाई होना -3 के साथ, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह अब आपने ना आर को मल्टीप्लाई करना है दूसरे वेक्टर के साथ, इसका जवाब उन्होंने बताया हुआ है, वो कितना आता है जी, 5 आता है। ये इन्होंने इधर बताया, ये वाला 5 इधर आ गया, ये वाला 0 इधर आ गया। इस तरह ये वाला जो 8 है ना, इसने इधर आना है। जब 8 वाले को सॉल्व करेंगे तो आर को और इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 राइट साइड पर लिखना है आर और ये वेक्टर आएगा, तो ये हमारे पास ना इक्वेशंस बन जाएंगी। एक ये इक्वेशन बन जाएगी और एक ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अब इसमें से हमने जो वेक्टर है ना वो फाइंड करने के लिए ना एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो वो इसी तरह निकल सकती हैं कि अगर तो हम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करें, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दी होगी जो इस जगह पर है, 0 वाली ऊपर होगी इस जगह पर। ये वाली इक्वेशन, एक ये इक्वेशन है। इसको चले मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि समझ सही आ जाए। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन ये वाली है। इसको मतलब सही तरह करके बना दूं। ये हमारे पास ना 3 इक्वेशंस हैं, इनके नाम भी हैं। ये वाली इक्वेशन 2 है, ये वाली इक्वेशन 3 है, और ये वाली इक्वेशन 4 है। तो अब हमने करना क्या, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करना है। तो जिस में से माइनस करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। ये वाली 2 वाली ऊपर लिखी और 3 वाले को नीचे लिखा, तो इनके फिर साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया। तो ये लिखा हुआ है +1 y और -3 y, -2 y आ जाएगा। और -3 + 2, तो कितना आएगा जी, -1 आएगा। साथ जेड है तो इधर हम जेड लिख लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। इसी तरह ना 0 -5 करेंगे, -5 आएगा। अब तमाम टर्म्स के साथ माइनस है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो तमाम टर्म्स प्लस की बन जाएगी। अब ये एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना 4 के साथ। उसकी वजह ये है कि इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसको जी, इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 3 ये लिखी हुई है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इनके ये कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। जब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 2x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और फिर इक्वेशन नंबर 4 जो है इसको हमने इसके नीचे लिखा, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। तो पहले हमने इन दो को सॉल्व किया तो इक्वेशन बनी है, फिर हमने 3 और 4 को सॉल्व किया तो यहाँ से एक इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। अच्छा, ये अब हमारे पास ना दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब वो जो नई दो इक्वेशंस बनी है ना उनको हमने सॉल्व करना है। तो इसके साथ अगर आप देखें, इधर लिखा हुआ है -8z, इधर खाली z है, तो इसका मतलब इसको हमने ना मल्टीप्लाई 8 करना है। तो इक्वेशन नंबर 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये अब हमारे पास y वाली टर्म बचेगी। ये 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो y बराबर आ जाएगा जी 42 डिवाइडेड बाई 21। तो y का आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब y की वैल्यू जो है ना किसी एक इक्वेशन में मजीद पुट करते हैं, और वहां से हमारे पास ना z की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू उन्होंने किधर पुट की है जी, 5 में पुट की है। इक्वेशन नंबर 5 ऊपर दी होगी इस जगह पर, ये वाली इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है 2y+z, ये 2y की जगह y की वैल्यू प्लस z किसके बराबर है, 5 के। तो ये 4 बन जाएगा, 4 ने दूसरी तरफ जाकर -4 हो जाना, 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू भी आ गई। अब x और z की वैल्यू जो है इसको आप पुट कर लें इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में ना, इक्वेशन नंबर 2 पर दी होगी, ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 2 है, x + y -3z।
एक्स प्लस वाई माइनस 3 जेड। ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये -3 और ये जेड की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो +2 - 3 किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। ये -1 दूसरी तरफ आकर +1 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 1 के, y बराबर आ गया 2 के और z बराबर आ गया 1 के। अब ये जो तीन वैल्यूज है ना, इसको हमने पुट कर देना है किसके अंदर जी? इसके अंदर। ये जो r वेक्टर किसके बराबर होता है जी? 1i + 2j + 1k। तो ये हमने ना इधर x की वैल्यू पुट की, इधर y की वैल्यू पुट की और इधर z की वैल्यू पुट की। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर इसका आ जाता है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर कह रहे हैं प्रूव दैट फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी, अगर ए और बी दो हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर्स हों तो फिर ये चीज प्रूव करें। ए डॉट बी जो है ये इक्वल होता है जी 1/4 ए प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड उसका स्केयर -1/4 ए माइनस बी की जो मैग्नीट्यूड है उसके स्केयर के बराबर होता है। ये चीज ना हमने प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ना इसकी राइट साइड ले लेते हैं, यानी कि ये इक्वल के जो आगे है ना, ये वाली सारी साइड, ये वाली हमने ले ली। अच्छा, अब इन दोनों में 1/4 1/4 है, 1/4 बाहर आ जाएगा। फिर ये जो माइनस वाली टर्म है इधर आ गई। ये दोनों टर्म्स हमने अंदर लिख ली। अब हमने क्या करना है, इसकी पावर क्योंकि 2 है तो इसको ना टर्म्स को 2 टाइम्स लिखना है। तो इसकी पावर 2 है, अब इसको 2 बार लिख लेंगे। इसकी पावर 2 है, इसको भी 2 बार लिख लेंगे। फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट ए डॉट बी डॉट बी। तो इससे फायदा ये होगा, इसी तरह इसको ओपन करेंगे और बाद में ये जो माइनस है इसने क्या करने हैं, जब यूं ब्रैकेट लगा लेनी है पहले, फिर वो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। फिर ये बी डॉट बी ने बी डॉट बी से कैंसिल हो जाना, एक प्लस का एक माइनस का। फिर ए डॉट ए ने ए डॉट ए से कैंसिल हो जाना। अब ये हमारे पास जो चीज बच रही है ना, ए डॉट बी बी डॉट ए डॉट बी बी डॉट ए, ये 4 टाइम्स हो जाएगी ए डॉट बी के। फिर ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए डॉट बी। और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। अच्छा, उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है इसे देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास राइट और लेफ्ट साइड दी हुई है। तो ये वाली जो है हमारे पास राइट साइड है और ये वाली लेफ्ट साइड है। तो हमने ना राइट साइड को कंसीडर कर लिया। उसके बाद ये 1/2 इधर है, ये इधर है, इसको हमने कॉमन ले लिया। ये पहली टर्म प्लस सेकंड टर्म जो है ना, ये इस जगह पर हमने लिख लिया। अब इसकी पावर 2 है, इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, इसको भी 2 टाइम्स लिख लेंगे। सेम इसी तरह ना इसको हमने ना सॉल्व करते हैं ना। अब इसमें ना ये वाली टर्म्स कैंसिल होंगी। ये लिखा ना ए प्लस बी, इधर लिखा आएगा ए माइनस बी। ए यानी कि ए डॉट बी, ये ए डॉट बी लेकिन माइनस के साथ है। ये बी डॉट ए, ये माइनस बी डॉट ए है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये ए डॉट ए का स्केयर, बी डॉट बी का स्केयर, फिर ए डॉट ए का स्केयर और बी डॉट बी का स्केयर। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ए डॉट ए वेक्टर का स्केयर, 2 टाइम्स बी वेक्टर का स्केयर। अब दोनों में से 2 कॉमन आएगा और फिर नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास चीज बचेगी और ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये उसके इक्वल है। तो इसको हम इस तरह फिर लिख सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 ने ना सॉल्व होना था। क्वेश्चन नंबर 9 आसान ही था। हाँ जी, इसमें कोई बात तो नहीं पूछनी है क्वेश्चन नंबर 9 में? नहीं। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं कि इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स का जो सम है इज अ यूनिट वेक्टर, यानी कि अगर 2 यूनिट वेक्टर्स का सम लें तो वो भी उसका जो आंसर है ना, वो इज अ यूनिट ऑफ वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर ही आता है। फिर शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, अगर उन का डिफरेंस लिया जाए तो वो इस चीज के इक्वल आता है। तो इस चीज को हमने ना प्रूव करना है। तो हम कह रहे हैं कि फर्ज किया यू और वी हमारे पास 2 यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर उनका हम सम लें तो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर ही आता है। उस यूनिट वेक्टर को हम डब्ल्यू का नाम दे लेते हैं। हम कहते हैं एक यू यूनिट वेक्टर है, एक वी यूनिट वेक्टर है। इन दोनों को जमा किया तो एक और यूनिट वेक्टर आ गया, उसका नाम डब्ल्यू है। अब इसके ऊपर नाम स्केयर स्केयर ले लेंगे। फिर हमें ये इसका स्केयर है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर का खाली स्केयर लिया जाए ना, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ली जाए तो वो 1 के बराबर होती है।
तो वन का स्केयर वन हो गया। अब इसे आपने मल्टीप्लाई करना है, यू डॉट यू डॉट वी डॉट यू वी डॉट वी। तो उसके बाद ये जो लिखा होगा इधर यू डॉट, इधर ना यू लिखा हुआ है, वो वी गलती से बना हुआ है, इधर यू है। यू डॉट यू करेंगे, यू डॉट यानी कि यू यूनिट वेक्टर का स्केयर, इधर वी यूनिट वेक्टर डॉट वी यूनिट वेक्टर है, वी यूनिट वेक्टर का स्केयर, और ये टू टाइम्स हो जाएगा यू डॉट वी। अब यूनिट वेक्टर का स्केयर वो वन होता है, वन का स्केयर वन आ जाता है, और इधर भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो वन प्लस वन टू, टू ने जब दूसरी साइड पर आना ना, तो दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। तो माइनस टू प्लस वन करेंगे, माइनस वन आएगा। फिर ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास ना एक जवाब आ गया कि दो यूनिट वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, तो आंसर कितना है, -1/2 आ गया। अच्छा, अब हम ना इनका डिफरेंस मालूम करते हैं। उन्होंने ना क्वेश्चन में डिफरेंस का भी जिक्र किया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिस्टेंस, अगर डिफरेंस लेकर उसकी मैग्नीट्यूड लिया जाए ना, तो आंसर कितना आ जाए, स्क्वायर रूट 3 आना चाहिए। तो पहले तो हम ऐसे करते हैं ना, ये लिख लेते हैं v माइनस यू, यूनिट वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड, उसका स्केयर लिया, तो इसको फिर कितनी बार लिखना पड़ेगा, टू टाइम्स लिखना पड़ेगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे, यू डॉट वी डॉट यू वी प्लस वी डॉट वी। अब यूनिट वेक्टर का स्केयर बन जाएगा वी, जो यूनिट वेक्टर है उसका स्केयर बन जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। फिर ये हमारे पास ना कुछ चीज बचेगी इस तरह करके, 2 - 2 u डॉट वी यूनिट वेक्टर। इधर से फिर आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन नाम भी लें तो इसको यूं लिख लें, इसकी वैल्यू भी हमने थोड़ी देर पहले निकाली है, -1/2। ये और ये कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस कितना हो गया, +1 हो गया। तो इसका आंसर कितना है, 3 आया। अच्छा, ये किस चीज का आंसर है, ये आंसर है यू डॉट वी, जो यूनिट वेक्टर है इसका स्केयर का आंसर है। तो फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास स्क्वायर रूट 3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चन है इसमें सॉल्व होना था। तो इसमें अगर कोई बात पूछनी है तो बताएं। क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास मेरे ख्याल से 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स का सम करें तो एक नया यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो हमने एक यूनिट वेक्टर u ले लिया था, एक हमने यूनिट वेक्टर v ले लिया था, और एक जो नया यूनिट वेक्टर बना है उसको हमने w यूनिट वेक्टर का ना नाम दिया, और इन दोनों वेक्टर का सम इसके बराबर है। फिर हमने इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस लिया है, यानी कि u यूनिट वेक्टर माइनस v यूनिट वेक्टर। तो उसका आंसर जो है ना, उसकी मैग्नीट्यूड का आंसर स्क्वायर रूट 3 के बराबर हमने ना प्रूव किया। हाँ जी, इसमें कोई बात तो नहीं पूछनी है। नहीं। अच्छा, उसके बाद ना ये जो क्वेश्चन है ना, ये जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है कि आपने ये चीज शो करनी है। ये अक्सर पेपर में आता है, यानी कि पंजाब बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, तो ये वाला क्वेश्चन ना पेपर में आता है। इसके अंदर वो ये कह रहे हैं, शो डैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। जो ये सेमी सर्कल है, यानी कि आधा सर्कल, इसके अंदर जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का बनता है। यानी कि ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बेशक इधर एंगल बना लें तो ये भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बने, इधर बना लें इधर भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो जिस जगह पर मर्जी एंगल बनाया जाए वो एंगल किसके बराबर आता है जी, 90 डिग्री के बराबर आता है। इस चीज को ना हमने शो करना है। तो ये बात का एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो कौन सा बनता है, वो राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री वाला एंगल बनता है। तो इसको हम यूं कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ सेमी सर्कल। एक हमारे पास सेमी सर्कल है, इसका सेंटर कितना है, सेंटर ओ है। अच्छा, ये वाला फासले को हम ए वेक्टर कहेंगे, ये पिछली साइड पर बन रहा है तो ये -a वेक्टर हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ बन रहा है, इसको हम आर वेक्टर का नाम दे देंगे। अब हमने ना इधर क्या फाइंड करना है, पहले ये साइड फाइंड करेंगे, ए पी किसके इक्वल है। तो यहां से लेकर यहां तक एक ये वेक्टर आ जाएगा, और एक ये वाला वेक्टर आएगा। एक वेक्टर का नाम है जी ए पी, और एक वेक्टर है जी बी और पी। इन दोनों वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। पहले वेक्टर मालूम करेंगे, फिर उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आया, 0 के, तो फिर हम कहेंगे ये दोनों जो है इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। ए पी को जब सॉल्व करना है तो P - A करना है। तो ये जो P वाला वेक्टर है ये किसके बराबर है, R के बराबर है, और A वाला वेक्टर किसके बराबर है, -a वेक्टर के बराबर है, और बीच में माइनस आ गया।
तो माइनस माइनस प्लस, ये आर प्लस ए के इक्वल आ गया। जब ये वाला वेक्टर निकालेंगे बी पी, तो इसको हम लिखेंगे पी माइनस बी। तो पी वाले वेक्टर का नाम क्या है जी, आर, और बी वाले वेक्टर का नाम क्या है जी, ए वेक्टर। तो ये बी आर माइनस ए इसका आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना, तो ये दोनों हमने लिख लिए। फिर इनको मल्टीप्लाई करना, आर को आर के साथ, फिर आर को ए के साथ, ए को आर के साथ, और ए को ए के साथ। ये बन जाएगा आर स्केयर, ये बन जाएगा ए स्केयर, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आर माइनस ए और ए प्लस आर, क्योंकि ये इंटरचेंज हो सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये बन गया जी आर का स्केयर, और ये बन गया ए का स्केयर। अच्छा, अब ये चीज सेम है, आर और ए सेम है। वो क्यों सेम है? क्योंकि ये दोनों ही ना इसके रेडियस हैं सेमी सर्कल के। तो यहाँ से यहाँ देखें, ये जितना ये फासला है उतना ही फासला ये वाला है। तो इसका मतलब ए और आर क्या है, इक्वल है। तो जिस जगह पर ए लिखा हुआ है ना, ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। आर की जगह पर आर ही लिखेंगे। फिर आर स्केयर माइनस आर स्केयर, ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पी ये वाली साइड और बी पी ये वाली साइड, इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया। तो इसका मतलब इसके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर 90 डिग्री है तो उसको हम क्या कहते हैं, कि वो परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर 90 होता है, और ये हमारे पास राइट एंगल बीच में बनती है। तो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस तरह ना क्वेश्चन नंबर जो 10 था इसने सॉल्व होना था। ये इससे अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये सेमी सर्कल वाला, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फिर कहते हैं प्रूव दैट एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। जो ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स हैं इनको कंग्रुएंट प्रूव करें। इसी तरह एक और भी होता है कि वो मीडियन वाला क्वेश्चन होता है, इसमें पता नहीं दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, तो उसे देख लेंगे अगर वो होगा तो उसे भी हम सॉल्व करेंगे। अब ये टाइम इसका ख़त्म होने वाला है, तो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन ना इसमें पूरा नहीं हो सकेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 से जो नेक्स्ट हमारा काम होगा वो हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली होगी, या इसके अंदर अभी हैं कुछ क्वेश्चन, यानी कि इसके ऊपर अभी एक दिन मजीद लग सकता है। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 15 भी इसके अंदर है, तो एक दिन और इसके ऊपर लगेगा। तो एक दिन या 2 दिन, तो ये फिर एक्सरसाइज ना हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं। चलें ठीक है, ये अब टाइम खत्म हो गया, बाकी फिर बाद में कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।